Okay, now the last part of this lecture. Right. अच्छा जी, अभी तक हमने क्या देखा था कि 10 एनवायरमेंटल सेक्टर्स कौन से हैं? और मैंने कहा कि वो आपने उनको नेम भी करना है, डिफाइन भी करना है और फिर उसको रिलेट करना है अपने चोज़न मीडिया ग्रुप के साथ। उसकी जो एज़ अ बिज़नेस जो उसकी कंडीशंस हैं आपके ग्रुप की, वो आपने बताना है कि उस ग्रुप के ऊपर ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हाउ डू दे इम्पैक्ट। सेकंड पार्ट है इसके आपने बताना है कि क्या ये जो डोमेन है, ठीक है, इसके अंदर सर्टेनिटी है कि अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब आपने इसको बताना है कि अगर तो अनसर्टेनिटी है और उसके रीजंस कौन-कौन से हैं, ठीक है, चेंज और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है, चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी। और आप बेशक फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उस फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर से इसको ले सकते हैं आइडियाज़, सेम आइडियाज़ यू कैन रिपीट हियर, लेकिन इसमें आप वो डायग्राम ज़रूर बनाएँ जिसके अंदर आप ये दिखाएँ कि व्हाट इज़ मेंट बाय अनसर्टेनिटी, व्हिच मीन्स दैट अनसर्टेनिटी इज़ हाई। अब अगर अनसर्टेनिटी इज़ हाई क्योंकि एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स है ये आप एक्सप्लेन करें। और दूसरी चीज़ ये कि क्यों वो रैपिडली चेंजिंग है उसको भी एक्सप्लेन करें एग्ज़ाम्पल्स देके फ्रॉम द मीडिया सेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड पार्ट आपका हो गया जिससे कि ये बात प्रूव हो गई कि जी इस डोमेन में देयर इज हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। अब थर्ड इसका थर्ड पार्ट ये आ गया है कि ये जो अनसर्टेनिटी जो एग्जिस्ट करती है आपने डिटरमिन किया है कि एग्जिस्ट करती है, हाउ टू डील विद इट। अब इसको हम देखते हैं कि थ्योरी में से हमें इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, हाउ टू अडेप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। So, organizations facing uncertainty often use structural mechanisms that encourage horizontal communication and collaboration to help the company adapt to the changes in the environment. अब ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसे इनकरेज की जाती है, इसको आपने लास्ट चैप्टर में देखा था। यू कैन रिवाइज दैट, आई एम नॉट गोइंग टू से एवरीथिंग अगेन। वो चीज़ किस तरह की, इसके ऊपर आप असाइनमेंट भी बना चुके हैं। और कोलैबोरेशन को ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स कौन से चूज़ करने हैं जिनके अंदर हॉरिज़ॉन्टल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जो है वो बढ़े, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी फुलफिल होते रहें। पिछली दफ़ा आपने कहा वो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के आइडियाज़ थे। ये उसी चीज़ को रिइंफोर्स कर रहा है। वहाँ से भी आप मेन पॉइंट्स ले सकते हैं, दोबारा से बता सकते हैं कि कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो जब अनसर्टेन सिचुएशन है, उसके अंदर सूटेबल रहेगा। आप नए वाले भी कर सकते हैं, ठीक है? जो वर्चुअल आपके स्ट्रक्चर्स हैं, उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। वेल व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? आई मीन ये देखिए ना, ये तो कोई इतनी तेज़ी से इन्फ्लुएंस जो है वो ऑनलाइन प्रेज़ेंस का पड़ रहा है। आप इस किस्म के पिछले चैप्टर में से निकाल के जो न्यू लेटेस्ट किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें सजेस्ट डेफिनिटली कर सकते हैं। But other than that, other than having the right kind of organizational design, उस डिजाइन में चंद important features जो कि further add किए जा सकते हैं या add-ons हो सकते हैं, वो है for example having more departments. As complexity and uncertainty in the environment increases, so does the number of positions and departments, leading to increased internal complexity. ठीक है? यानी कि आप रिकॉग्नाइज करें कि दे आर मोर टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड नाउ। नाउ आर दोस टास्क विल बी परफॉर्म्ड बाय पीपल यू हायर सेपरेटली, और या ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आप थोड़ी सी जॉब एनलार्जमेंट करेंगे ताकि वो इन फैक्टर्स को कंसिडर करें, या आप जो है वो इस किस्म के अलायंसेस एस्टैब्लिश करेंगे जिसके अंदर ये टास्क जो है ये परफॉर्म हो सकते हैं। मेनी टाइम्स जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो है ना वो इस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए नई पोजीशंस जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। ठीक हो गया, नई पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं। मसला ये है कि जो आपकी फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर एक ये बहुत बड़ा मसला है। देखो, बात ये है कि अगर एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ही होगी, मैकेनिस्टिक नहीं हो सकती, एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, व्हिच मीन्स कि उसके लेवल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कम होंगे। अगर लेवल्स कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो
they do not see that they are performing different tasks, ठीक है, उनकी promotion के chances कम हो जाएंगे. So in organizations have to think smart, that instead of creating these levels which will make the organization mechanistic, what they can do is that they can horizontally, they can create more positions, right? They can create more positions which are designed to do specified tasks, and that is to respond to a particular item in the external environment. ठीक है, बहुत सारे जो जैसे पब्लिक डीलिंग के और गवर्नमेंट डीलिंग के बकायदा डिपार्टमेंट्स और लोग क्रिएट किए जाते हैं जो सिर्फ पब्लिक डीलिंग, सो पेमरा के साथ डील करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन क्रिएट की जा सकती है. ठीक हो गया ना. इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डील्स करने के लिए डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है. ये भी हो सकता है कि आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास ही ये टास्क हों कि वो जिस मिनिस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं उसके साथ रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना, वहां से इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, उसका एक काम होना चाहिए. बट नेवरदलेस दीज टास्क नीड टू बी परफॉर्म्ड, and if the organization is large and it can spare the resources, then it is better to have different departments which are addressed for the various tasks which can deal with the specific uncertainty, you know, for a particular element. आप यहाँ पे बताएं. So adding the departments, example आप इस किस्म की इसमें दें, you know, refer back to the elements, और जैसे you can give an example of you know, government dealing. उसके लिए you need specialized departments जो कि government dealing को deal करें, या individuals who are performing those tasks. Then comes building relations. Another thing in uncertainty is building relations. The purpose of so इसके अंदर building relations में आ जाता है, पहले तो आ जाता है buffering roles. ये क्या होते हैं? The purpose of buffering roles is to absorb uncertainty from the environment. The technical core performs the primary production activities. Buffer departments surround the technical core and exchange material, resources, and money between the environment and the organization. They help the technical core function efficiently. The purchasing department buffers the technical core by stockpiling supplies and raw materials. The human resource department buffers the technical core by handling the uncertainty associated with hiring. ठीक है, तो ये buffering roles हैं, which means that जो आपके जो actually technical department, production department, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अनसर्टेनिटी के साथ डील करने का मसला नहीं होना चाहिए. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को शील्ड करना है फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. प्रोडक्शन के पास वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, उसको रॉ मटेरियल के मसले के बारे में जो है वो डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए, ना उसके बारे में सोचना चाहिए. उसको सिर्फ ये सोचना है कि मैंने अपना कंटेंट किस तरीके से बेहतर करना है. ठीक है, या उसके साथ एक अगर नेचुरल कम्युनिकेशन है तो मे बी यू नो समथिंग और दी अदर वो उसको डिस्कस कर सकता है. ठीक है कि वो अपने आप को जो है वो सोशल कल्चरल रेलेवेंस के प्रोग्राम्स बनाने के लिए वो एनवायरनमेंट का हिस्सा को डील करें, लेकिन उस फाइनेंसेस कैसे आएंगे, उसके साथ इसे डील करने की जो कोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसे डील करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. बिकॉज अगर हर कोई हर चीज करेगा तो कोई भी चीज जो है वो बेहतर तरीके से नहीं होगी. तो ये बफरिंग रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. विच डिपार्टमेंट is going to perform which buffering role. So top management has to make sure that the head of each department is very well aware of the external conditions and the external challenges in their particular area. ठीक है, इसको हम कहेंगे बफरिंग रोल्स. ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बफर करें, यानी शील्ड करें टेक्निकल कोर को फ्रॉम द अदर. अब इस आपके केस में टेक्निकल कौन होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना, जो एक्चुअली प्रोग्राम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. उनका उनका जो कंसंट्रेशन है वो कंटेंट के ऊपर नहीं चाहिए. बाकी जो दूसरे जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो सपोर्टिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट करे बाय बफरिंग देम. फिर एक चीज है बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स क्या है? Link and coordinate an organization with key elements in the external environment. Boundary spanning is primarily concerned with the exchange of information, detect and bring into the organization information about changes in the environment,
send information into the environment that presents the organization in a favorable light. यानी कि जो बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स हैं, व्हाट मीन्स के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हु आर बफरिंग दिस इंफॉर्मेशन, दे नीड टू देन कम्युनिकेट इट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। यानी बात ये हो रही है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को इस बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, नेवरदलेस उनकी इसके बारे में अवेयरनेस जरूरी है। दे डोंट नीड टू डील विद इट, बट दे नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ यूजुअली जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा बुला के, और जो है वो होती है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसका पर्पस एक बाउंड्री स्पैनिंग भी है कि अपने अपने एरियाज के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं उससे पूरी जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अब्रेस्ट रखना, उनको इन्फॉर्म करना, ये काम है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मिल के एज वन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक पॉजिटिव इमेज किस तरीके से क्रिएट किया जाए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स which can be built। ठीक है, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, और इंटेलिजेंस टीम भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, which is a क्रॉस फंक्शनल ग्रुप जिसका काम ही ये है कि उसने बाहर से जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करनी है, और उसके बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो जनरेट करनी है, अ डेडिकेटेड टीम फॉर दिस पर्पस। So that's the second thing. First is to build relationships। if जो है डीलिंग क्या है, एक तो ये कि positions and departments which are created for the special purpose of dealing with the key important sectors, external sectors. Secondly, building the kind of relationships within the department so that they are buffering roles, they are boundary spanning roles, and also there is intelligence gathering। देन एक और तरीका है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये दोनों जो है दे आर ऑपोजिट टू वन अनदर। डिफरेंशिएशन refers to differences in cognitive and emotional orientation among managers in different functional departments, and the differences in formal structures among these departments, they can be different. When the external environment is complex and rapidly changing, organizational departments become highly specialized to handle the uncertainty in their external sector। जैसे कहा पहले, अगर पीछे आप जाके देखें तो जो आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। ठीक है, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन those organizations which are small and agile, then they are going for the kind of you know जो आपको पढ़ाया था वर्चुअल जो है सिस्टम्स, जिसके अंदर वर्चुअल डिजाइन, जिसके अंदर ओनली वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी का काम कर रहे होते हैं, और बाकी वो उन्होंने ज्यादातर जो आउटसोर्स की होती हैं अपनी एक्टिविटीज। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कैन डू दैट, बट हैविंग सेड दैट, दोनों के लिए वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज और स्मॉल, पहली बात तो ये कि जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तो डिफरेंशिएशन को अडेप्ट करना जरूरी है। लेकिन डिफरेंशिएशन के साथ साथ उसका एक नुकसान क्या है कि डिफरेंशिएशन जब क्रिएट की जाती है तो फिर कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स बिकम्स मोर डिफिकल्ट। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगी तो तब भी जो तो एट द सेम टाइम स्पेशलाइज्ड टास्क भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करने हैं, एंड एट द सेम टाइम इट हैज टू हैव द सेम गोल्स विच आर जो ऑर्गेनाइजेशनल वाइड गोल्स है वो भी अचीव करने हैं। ये भी फायदा इसका नहीं है कि भाई हर हर डिपार्टमेंट अपनी, अब जैसे अच्छा इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अब देखो ना, फॉर एग्जांपल ये जो गोल्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, डिपार्टमेंट्स के। जो आपका R&D डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। ठीक है, इस केस के अंदर जो भी आपकी एक दैट डिपार्टमेंट व्हिच इज डीलिंग विद लेट्स से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, इस केस में R&D लॉन्ग टर्म को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, जो कि जो है वो यू नो जो वो मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स जो खुद से वो रोल्स परफॉर्म कर रहे होंगे, एंड दे आर पर्टिकुलरली थिंकिंग इन द लॉन्ग टर्म।
देन जो आपके ये जो मैन्युफैक्चरिंग ये दिखाया यहाँ पे आप कह लो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ने एफिशिएंट प्रोडक्शन करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट्स ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन करनी है। अब कहने को ये डिफरेंट गोल्स है लेकिन इन्हें अलाइन भी तो करना है। हर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो क्योंकि उसका गोल्स डिफरेंट है इसलिए उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है। बात ये है कि हर डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगा व्हिच मींस कि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड होगा ऑन इट्स ओन गोल्स। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स और बाकी जो उसकी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स उस डिपार्टमेंट के लिए बफर कर रहे होंगे और ये बाउंड्री कंडीशंस क्रिएट कर रहे होंगे। जो डिपार्टमेंट इटसेल्फ है वो स्पेशलाइज्ड और फोकस्ड होगा। और यहाँ पे देखो ना क्योंकि उसके जो गोल्स हैं वो डिफरेंट है। अब बात क्या है कि अब इन इन चीजों अगर हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना ही गोल अचीव कर रहा है और वो बाकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल नहीं अचीव कर रहा तो दैट्स आल्सो प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन इज समथिंग जो कि डिफरेंशिएशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस लूज आउट। तो इसलिए मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट these formal integrators, these roles are created। जो first point था कि new departments are created, so these a particular individual or manager is assigned for creating the linkages। हर department के अंदर एक वो बंदा होगा जो दूसरे departments के साथ उसका टास्क होगा कि डील करना है और यही जो इंडिविजुअल्स होंगे ये बाउंड्री कंडीशंस को भी एनेबल करेंगे। ठीक है, ओके, सो राइट, अच्छा जी। तो अब क्या हम बात कर रहे थे कि व्हाट कैन बी डन। अब आपने फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बढ़ानी है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की बढ़ाने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज बढ़ाने के लिए क्या करना है। रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज बढ़ाने के लिए यू नीड स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, डिफ्रेंसिएशन जरूरी है, न्यू टास्क उसके जरूरी है, बफरिंग जरूरी है, बाउंड्री कंडीशन जरूरी है, ठीक, और डिफ्रेंसिएशन भी जरूरी है और इंटीग्रेशन भी जरूरी है। ऑफ कोर्स दैट टेक्स एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट। एंड फाइनली यू नीड टू हैव जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं they need to be made more organic. Another response to environmental uncertainty is the amount of formal structure. So you need more organic structures. Organic structures means that given the kind of people that you are working with, the environment that you are working it, the the managers, the top managers allow the natural evolution of the company itself। यानी कि जो कंपनी का कोर कल्चर है वो नहीं चेंज करने, वो चेंज नहीं हो सकता। उसके साथ साथ जो है वो उसी के अंदर रहते हुए स्पेसेस ढूंढनी है जहां पे चेंज लेके आना है। बट दैट चेंज देन नीड्स टू बी organic, which means what organic means that it is not just top down but rather it is growth। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट जो भी चेंजेस जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ways to deal with that organization they need to be much more naturally adopted। और उसका तरीका यही है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी तो तभी होगा। अब देखिए ना मैकेनिस्टिक क्या है, टास्क आर ब्रोकन डाउन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, ट्रू, एंड सेपरेट पार्ट्स। अच्छा ठीक है, although the departments are specialized yet employees within the departments contribute to common tasks of the department। ठीक है, so different departments may be different, may be doing totally different and specialized tasks then, but within each department there is the organization, the employees can contribute to the common task। टास्क शुड नॉट बी रिजिडली डिफाइंड, यानी कि एक दफा टास्क जो है किसने क्या काम करना है दूसरे लोगों को भी उसके बारे में पता होना चाहिए। सो यूजुअली एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क, जस्ट नॉट कि जी ये मेरा काम नहीं है, वो वाली जो माइंडसेट है दैट नीड्स टू चेंज। ठीक, और इसीलिए उनकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, एम्प्लॉइज की मोटिवेशन, सो दैट दे फील linked to the organization. They would gladly do not only their own task but some other person task if so is required. It is, remember, ये uncertainty है, new tasks are coming up, you cannot rigidly define कि ये एक task define हो गया उसके बाद कुछ if more tasks come, then the employees say we are not going to do it because it's not our job. So उनकी capacity और उनकी willingness इस किस्म के एनवायरनमेंट्स में बड़ी जरूरी है, इसलिए उनकी मोटिवेशन बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है, जो शुरू में बात की थी कि उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह जो अथॉरिटी है वो हायरार्किकल नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स कि इट दैट अथॉरिटी does not come only because they are, managers are holding a position, but because managers are liked. This is very important. Managers are respected. Okay, it's not just because they are sitting on a certain level, तो जी वो चाहे जितने भी नालायक हो उनकी बात माननी है, ठीक है, ये मैकेनिस्टिक कल्चर में चलता है। लेकिन एक ऑर्गेनिक कल्चर में ये बहुत जरूरी है कि जो भी मैनेजर हो, that person is so liked and is such an expert and is so well respected के the people would like to work for them. And certainly again the communication is free flowing, vertical जो information sharing है वो है। इसी तरह knowledge और जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज हॉरिजॉन्टल, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो टू डील विद दैट एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना जरूरी है। एंड देन द लास्ट थिंग इज प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस। I mean, to say because the environment is changing very rapidly does not mean that an organization does not have to plan. It has to plan and then it has to change its plans as well. So it doesn't lose sight of its overall goal, but its tactics need to change. ठीक है, ये आपने और जगह पढ़ा होगा कि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं और मिशन होता है जो कि एक फिक्स्ड मिशन है जिस वजह से क्रिएट किए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, and at least for a long period of time that mission usually remains the same. Okay, क्योंकि अब देखिए हर और एग्जैक्टली आप यही बताएंगे जो मिशन है आपकी मीडिया ग्रुप्स का वो वही रहेगा, लेकिन वो उसके हिसाब से जो है वो प्लान जरूर करेंगे कि दे वुड लाइक टू एक्सपैंड इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, या एक और चैनल खोलना चाह रहे हैं, या लेट्स सपोज किसी और लैंग्वेज का खोलना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स दैट्स प्लानिंग। फिर फोरकास्टिंग भी कि किस तरीके से जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंज आना है, और टैक्टिक्स नीड टू चेंज। ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना, ये रिलेटेड है टैक्टिक्स के साथ। आपको पता है कि आपने जो है वो एक नया जो है वो चैनल अगर खोलना भी है तो भी उसको रन किस तरीके से करना है, डे टू डे उसको रन किस तरीके से करना है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोज टैक्टिक्स आर गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, बिकॉज अगेन रिमेंबर क्वेश्चन क्या था कि हम अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। और वही बात है कि प्लानिंग तो आपने करनी है, लेकिन जब प्लानिंग को आप बाउंड्री स्पैनिंग के साथ इंटीग्रेट करेंगे तब ही डील कर सकेंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डील विद अनसर्टेनिटी। ओके, यूजुअली कंपनीज आर लुकिंग फॉर दोस एरियाज वेयर देयर इज लेस अनसर्टेनिटी। वो यूजुअली इस किस्म के एरियाज को कोशिश करेंगे जहां पे उनके पास ऐसी एडवांटेजेस हों कि अनसर्टेनिटी से बच सकें। लेकिन आपकी जो ये मीडिया इंडस्ट्री है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी है ना। आपने पहले क्वेश्चन में आंसर कर दिया, सेकंड क्वेश्चन में ये आंसर कर दिया। अब जब ये अनसर्टेनिटी आ ही गई है तो फिर ये सारी चीजें जो है ये they'll have to take it into account, but you must write that achieving high quality planning as well as boundary spanning can be a very challenging task. ठीक, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट किस तरीके से वो कर सकते हैं, एग्जांपल्स अगर आपको यहाँ से मिलती है तो आप बिल्कुल इन एग्जांपल्स को भी बताएं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरीके से अचीव हो सकती है, और पर्टिकुलरली किस किस्म की प्लानिंग्स जो है वो आपके मीडिया हाउसेस को करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड के उनका एनवायरनमेंट किस किस्म का है, किस किस्म की करनी चाहिए, या ये कि जो आपकी डील कर रहे हैं आपकी बाउंड्री स्पैनिंग एग्जैक्टली किस तरीके से करनी चाहिए, यही चीज हम आगे भी लेके चलेंगे। लेकिन आपने या पहले जो है एग्जाम्पल देनी है,
वो बुक में से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और फिर आपने ज़हन में करके कि यार ये ओके, अब मेरी फर्म को प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए, मेरे मीडिया हाउस को प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, तो वो आप उसके बारे में भी थोड़ा-सा इस असाइनमेंट में लिखेंगे। अब आ जाए आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आखिरी पार्ट जो क्वेश्चन का है। ओके, व्हाट इज़ द लास्ट पार्ट? What strategies should your media house adopt to influence the scarce and valued environmental resources essential to survive? अब आप आ जाए environment सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है? वो तो एक प्रॉब्लम है जिसके साथ जो है वो डील करना है, और हमने उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देखी। आखिरी बात ये है कि जो आपके एनवायरनमेंट है वो उसी में से ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिसोर्सेज भी हासिल करने हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज स्केर्स है, इसके लिए compete करना पड़ता है, ठीक है? तो इनको इन्फ्लुएंस करने की किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, सो दैट the organization can extract the maximum resources and retain these resources. इसे हम देखते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट से उसने अपने रिसोर्सेज कैसे हासिल करने हैं। ऑल राइट, ये तो अभी हमने देखा, और अब हम देखेंगे कि ये जो डिपेंडेंस है, ये यहाँ पे भी आप ये भी पढ़िएगा, ये एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें हैं कि जो डिफरेंट टैक्टिक्स हैं फॉर रिस्पॉन्डिंग वेल टू द एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़। बट अब हम बात कर रहे हैं रिसोर्स डिपेंडेंस की। रिसोर्सेज़ भी जो ऑर्गेनाइज़ेशन के हैं, वो आते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज़। तो रिसोर्स डिपेंडेंस, अब बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है टू एक्वायर द रिसोर्सेज, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी अननेसेसरी डिपेंडेंस जो है उसको रिड्यूस करना चाहती है। Although companies like to minimize their dependence when costs and risks are high, they also team up to share scarce resources and be more competitive on a global basis. तो कई दफा organizations, instead of competing, they start collaborating so as to not compete for these scarce resources, but to collaborate and share these resources. Now this is a totally new area, जो शुरू में मैंने बात की थी, that the boundaries of the organization are becoming blurred. जैसे जैसे uncertainties बढ़ती जा रही हैं, the objective is not to maintain the boundaries, rather to achieve the objectives, right, and to deal well with the external environment. Organizations seek to reduce vulnerability with respect to resources by developing links with other organizations, उनके जो suppliers हैं उनके साथ, और even competitors coordinations उसके साथ करें, ताकि ये external environment के जो challenges हैं उनके साथ deal किया जाए. Inter organizational relationships thus represent a trade off between resources and autonomy. ठीक है? अब अगर तो वो compete कर रहे होंगे अपने इंडस्ट्री के अंदर एक्सेसिव कंपटीशन कर रहे होंगे, तो कोई भी फर्म जो है वो उसका फायदा नहीं उठा सकेगी। दूसरे फैक्टर्स इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज दैट द मीडिया हाउसेस, in this case the media houses, start developing understanding within one another. They don't really target each other a lot. ठीक है? वो एक दूसरे को टारगेट नहीं करते। इसी तरीके से टू सम एक्सटेंट जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको कोशिश की जाती है कि उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट ना किया जाए, ठीक? रिसोर्सेज को कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को उससे ख़त्म ना किया जाए, रादर उसमें कोलैबोरेशन के जो है अ अ, एवेन्यूज़ को ढूँढा जाए। अब देखें इन रिसोर्सेज को शेयर करने का क्या तरीका हो सकता है, और इनके साथ डील करने का क्या तरीका हो सकता है। पहला तो बात यह है कि आप इनको शेयर करें, विच मीन्स कि आप जो है वो दूसरी कंपनीज को एक्वायर करें, कंसोलिडेशन इसको बोलते हैं। कंसोलिडेशन हो, जॉइंट वेंचर्स हो, इसी तरह जो आपके की प्लेयर्स हैं उनके लॉक इन हों, अभी अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट करना और एक दूसरे से एग्जीक्यूटिव्स को छीनना नहीं, ये एक
टैसिट किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती है, और मीडिया हाउसेस के अंदर भी टू सम एक्सटेंट ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि जो की उसके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक से दूसरी जगह, दे आर नॉट रियली, इट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग दैट दे जंप शिप, यानी आज डॉन के साथ है तो कल जो है वो आप आज के पास चले जाएं। तो होता तो है, लेकिन उस उसको स्केल डाउन करने की कोशिश की जाती है कि वो एक डर्टी बैटल ना शुरू हो जाए। इसी तरह एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन से जो कंपनीज हैं वो अपना जो इमेज है उसको इम्प्रूव करती हैं, सो एज टू इम्प्रूव, ताकि एक अच्छा उनको एक हेड स्टार्ट मिले जहाँ पे वो रिसोर्सेज को रिटेन कर सकें। इसी तरह जो आपके इन्फ्लुएंसिंग की एक्टर्स, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, किस तरीके से वो करते हैं कि अपना जो बिजनेस डोमेन है उनको उसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल एरियाज़ हैं। वो डिसाइड करते रहते हैं कि उनके एरियाज़ कौन से प्रॉफिटेबल है और उस तरफ जाते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी और लॉबिंग, जो लीगल लॉबिंग है उसे अडॉप्ट किया जा सकता है टू गेट द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और उसमें भी जब एसोसिएशंस का हिस्सा बनते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इल्लीगल एक्टिविटीज में कई दफा शुरू में ही मैंने ये बात की थी कि एंगेज करती हैं फर्म्स बिकॉज दे वांट टू रिमेन प्रॉफिटेबल, ठीक है, वेयर एज दे नीड टू लुक फॉर अदर एरियाज टू इम्प्रूव देयर ओन एफिशिएंसी, so that they don't have to go towards these illegal activities, because one day or the other these illegal activities are caught, and then the firm play is pays a heavy, uh, very heavy price. It even survival uska at in question aa jata hai, so illegal activities need to be really controlled and not allowed, although they may be profitable, that's very important, lekin I think ke um, खास तौर पे मैनेजमेंट साइंटिस्ट, कंसल्टेंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, उनका काम ही है कि उनको सिखाएंगे जी यहाँ से एफिशिएंसी, यहाँ से कॉस्ट सेविंग, ये सब कर लो ताकि आप लोगों को गलत और इलीगल काम ना करना पड़े, अपना कंटेंट इंप्रूव करो ताकि गलत और इलीगल काम ना करना पड़े, और उस सोर्सेज से अपनी इनकम ना जनरेट करनी पड़े, ठीक है, राइट। तो इन रिसोर्सेज को रिटेन करने के लिए अब इसी के बाद इसके ज़्यादा जो है यहाँ पे इसका डिटेल बताया हुआ है। सो व्हेन यू आर फॉर्मल रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करने के लिए एक्विजिशन और मर्जर्स, इनको अडॉप्ट, जॉइंट वेंचर्स को अडॉप्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को कई दफ़ा अडॉप्ट किया जाता है, इसके कॉस्ट कम, मतलब रिलेटिवली फिर ये चीज़ें जो हैं ये दे अलाउ द मैनेज, इससे क्या होता है कि आपका जो कंपटीशन है, हाइपर कंपटीशन है, वो मैनेज हो जाता है। अच्छा, लॉक इन की प्लेयर्स, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूं। कोऑपटेशन occurs when leaders from important sectors in the environment are made part of an organization, ठीक है, तो इनकी जो एक ये सारे जो लीडर्स हैं, आपके सारे बिजनेस हाउस के ओनर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये एक दूसरे से इनकी कुटी हुई होती है, ये दुश्मन होते हैं, they are competitors, competitors are not enemies, and sometimes ये जो इसके की प्लेयर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के ऊपर उनकी आपस में मुलाकात भी होती है और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, सो ये है कोऑपटेशन, ठीक है। इंटरलॉकिंग डायरेक्टरेट इज अ फॉर्मल लिंकेज दैट अकर्स व्हेन अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ वन कंपनी सिट्स ऑन द बोर्ड ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है, कई बोर्ड मेंबर्स भी उनके सिमिलर हो सकते हैं, एट टाइम्स दैट इज आल्सो possible. Direct, when an individual is the link between two companies, it's a direct interlock. And indirect interlock occurs when a director of a company A and director of are both directors of company C. So इस तरह interlocking, यानी कि जो key players हैं, जो आपके board of directors के individuals हैं, जो आपके प्रेसिडेंट्स हैं, वो क्या है कि उनका आपस में एक कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी कंपेटिटर के साथ कम्युनिकेशन, एंड नॉट लुकिंग एट कंपेटिटर as an enemy. They are not enemies, they are just competitors. That's extremely important to understand. The recruiting of executives, again, it needs to have certain boundaries so that there is not a predatory kind of wars don't start between different companies. तो आपने अपने डोमेन में ये देखना है कि ये प्रोडेटरी जो है ये वॉर्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद
creating a goodwill for the company. Get your side of the story out means creating goodwill for the company can also help to retain, attract, and retain the best employers, right? और ओवरऑल कंपनी एक जो पूरा डोमेन की गुड विशेस भी बड़े जरूरी होती हैं, गुडविल भी बड़ी जरूरी होती है, तो मीडिया एज अ ऑन द होल, ठीक है, द मीडिया इंडस्ट्री ऑन द होल, वो भी आप देखें कि वो इस किस्म की उनकी एडवर्ट कैंपेन्स होती हैं जहाँ पे वो ऑन द होल अपनी इंडस्ट्री के स्टेटस को एलिवेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, दूसरी पार्ट क्या आ गई टू हाउ टू डील विद दिस रिसोर्सेज शॉर्टेज एंड स्केसिटी, वो आ गई इन्फ्लुएंसिंग की सेक्टर्स, ठीक है। तो उसमें पहली तो बात आ जाती है आपकी बिजनेस की, आपकी जो है ना वो फोकस, तो बिजनेस फोकस चेंज वेयर यू डू बिजनेस, सो समटाइम्स टू डील विद द एनवायरनमेंट मैनेजर्स में ट्राई टू फाइंड अ डोमेन वेयर देयर इज लिटिल कंपटीशन, जहाँ पे जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो कम है। हर वक्त वो ढूंढते रहते हैं इस किस्म के एरियाज जहाँ पे दे आर नॉट सो मच अनसर्टेनिटी। उसके अलावा जो पॉलिटिकल लॉबिंग है वो मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑफ कोर्स स्टेइंग within the legal parameters, unite with others. Much of the work to influence external is accomplished jointly with organizations, so इनकी जो associations होती हैं that's important. And lastly जो मैंने आपको बताया कि even if there is a resource crunch, that does not allow an individual to or the firm to do those activities. और आप ये देखेंगे कि कई दफा ये इल्जाम लगता है आपके मीडिया हाउस के ऊपर भी लगा हो that they are indulging in certain illegal activities. So आपने ये कहना है कि these sometimes actions आप जरूर बताएं कि some, और ये भी आपको मिल जाएगा कि actions which are taken against this particular media house which you have chosen, action taken by the media house for doing illegal activities. Nearly all the media houses have some or the other action taken against them. So that needs to be avoided. उसकी example आप देंगे कि ये illegal activity हो जाए, या it could be an example of not having good relation with the government. तो उस केस में भी ये एग्जाम्पल आप दें कि क्या उनको नुकसान पहुंचा जब उन्होंने या इलीगल एक्टिविटी की, या दे वर नॉट एबल टू deal with the government sector well, or they were not able to deal with their competitors well, तो उनको उससे क्या नुकसान हुआ, इसकी एग्जाम्पल दें इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये आज के लेक्चर का एक उन्होंने जो है वो आपको डायग्राम बना के वट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन टूडेज लेक्चर, उसको उन्होंने ये सारे environmental factors, relationship between environmental characteristics and organizational actions. So today's whole discussion इसको उसने इस एक डायग्राम के अंदर जो है वो represent किया हुआ है, right? So on the basis of this, you can now you are in a position to do your assignment number 4. मैं आपको बताऊंगी कि assignment number 4 को जो है वो